अस्सलाम वालेकुम। पैस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है, 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा उसमें हुआ है। आज पाकिस्तान रुपी डॉलर पैरिटी भी तारीख की बुलंदियाँ छूती हुई नजर आया। डॉलर बेकाबू बेलगाम नजर आया। मौजूदा सूरत हाल, इसके माशी जो पहलू हैं, इन पर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। सब में पहले प्रोग्राम की शुरुआत में आपके सामने आज की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रखते हैं कि 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा और इसके पीछे क्या लॉजिक बयान की गई है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। डिटेल में इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का जायजा आपके सामने लेते हैं। आईएमएफ ने एक तो शर्त भी कहा जा रहा था कि है कि शरह सूद में इजाफा होना। स्टेट बैंक ने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की, इसमें उसने कहा जी कि जनवरी में गुज़िश्ता इजलास पे कमेटी ने महंगाई के हवाले से जो मंजरनामा था उसको बैरूनी और मालियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश करीबुल मुद्दत खतरात को उजागर किया गया था और इनमें से बेशतर खतरात हकीकत बन गए हैं। फरवरी के महंगाई के अदादो शुमार में जुज़वी तौर पर इनकी अक्कासी होती है और जो कोर इन्फ्लेशन है, यानी आपका जो CPI है वो 31.5% पर आ चुका है और कोर इन्फ्लेशन शहरी बास्केट में 17.1%, जबकि रूरल बास्केट में ये 21.5% तक पहुंच चुकी है। मजीद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मॉनेटरी पॉलिसी में कहता है कि हालिया तब्दीलियों और एक्सचेंज रेट में कमी के नतीजे में महंगाई के करीब मुद्दती मंजरनामे में खासा बिगाड़ पैदा हुआ है और महंगाई की तवक्कात में मजीद इजाफा हुआ है। कमेटी तवक्को करती है कि अगले चंद माह में जब इन तब्दीलियों का असर सामने आएगा तो महंगाई मजीद बढ़ेगी और इसके बाद इसमें कमी आना शुरू होगी। इस साल का जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 27 से 29% की इसने प्रेडिक्शन की है, जो नवंबर 2022 में 21 से 23% दरमियान रहने की तवक्को थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जोर दिया है जी कि महंगाई की तवक्कात पर काबू पाना जो बेहद ज़रूरी है और इसके लिए मजबूत पॉलिसी रद्द-ए-अमल चाहिए। जहां तक बैरूनी शोबे का ताल्लुक है, इस हवाले से MPC ने नोट किया कि जारी खाते के खसारे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट में नुमाया कमी के बावजूद कमजोरियां बरकरार हैं। यानी तो एक तरफ तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम भी हुआ है तो खतरात बरकरार हैं। जो नंबर्स उन्होंने बताया कि $242 मिलियन पर करंट अकाउंट खसारा आ चुका है, जो कि मार्च 2021 से अब तक पस्तरीन सतह है। मजमूई तौर पर जारी खाते का खसारा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जुलाई से जनवरी माली साल 2023 में $3.8 अरब था और गुज़िश्ता साल इसकी मुद्दत के मुकाबले में ये तकरीबन 67% जो है कम है। कर्जों की अदायगी और मालकारी रकूम की आमद में कमी के साथ बढ़ती हुई आलमी शरह सूद और मुल्क की गैर यकीनी की कैफियत ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव डाल रही है। MPC ने नोट किया कि ज़र मुबादला के ज़खायर पस सतह पर हैं और बैरूनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। जो हालिया इक़दाम हुकूमत ने उठाए थे, यानी GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, सब्सिडीज़ में कमी, तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और एक ऑस्टेरिटी ड्राइव जो अनाउंस की गई थी, कहा गया स्टेट बैंक की तरफ से कि इस मुहिम से उम्मीद है कि खसारे पर काबू पाने में मदद मिलेगी। माशी इस्तेहकाम के लिए मालियाती इस्तेहकाम नागुज़ीर है और यह वस मुद्दत के दौरान महंगाई को कम करने के लिए जारी मॉनेटरी सख्ती में मददगार होगा। कीमतों में इस्तेहकाम के मकसद को हासिल करने के हवाले से भी कोई भी नुमाया मालियाती ज़िया मॉनेटरी पॉलिसी के असर अंगेजी को नुकसान पहुंचाएगी। जो प्रिडिक्शन आगे के बारे में की गई है, कहा गया है कि एक तो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक आज के फैसले ने पेशबीनी की बुनियाद पर हकीकी शरह सूद को मुस्बत हदूद में यानी पॉजिटिव टेरिटरी में रियल इंटरेस्ट रेट्स को डाल दिया है और इससे महंगाई की तवक्कात पर काबू पाने और महंगाई को माली साल 2025 के आखिर तक 5 से 7% तक लाने में मदद मिलेगी। यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड में 5 to 7% की उम्मीद है। और बयान में मजीद कहा गया कि कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्कद करने का फैसला किया है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब सीनियर माहिर मईशत माहिर टैक्स उमूर साथ हैं, हमारे साथ अहमद चनोय साहब माशी तज़्ज़ेहनिगार और हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब एक्सचेंज कंपनीज के चेयरमैन एसोसिएशन के प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। मैं इकरामुल हक साहब, क्या इससे महंगाई कंट्रोल में आएगी इन द नियर टर्म, इन द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन अगर जिस तरह डिस्काउंट रेट बढ़ा है, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस महंगाई के ऊपर फौरी तौर पर? जी, मैं तो नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि स्टेट बैंक ने जब भी कोशिश की है कि शायद हम अपने डिस्काउंट रेट को ऊपर करें तो उससे हमारी इन्फ्लेशन नीचे आए, मगर मसला ये है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन सारी कॉस्ट पुश है। ये उस तरह से जिसको हम क्लासिकल टर्म में कहते हैं कि जो मोर मनी इज चेजिंग फ्यू थिंग्स वाली बात तो है नहीं पाकिस्तान की मईशत में। तो मसला ही सारा ये है कि हमने जानबूझकर, मेरा ख्याल है कि इसको तबाह करने में कोई कसर नहीं उठा रखी और इस रेट से हुकूमत के जो अपने डेट सर्विसिंग के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, जो फ्यूचर के डेट के
मसाइल बढ़ेंगे, जो बैठे बैठाए आज डॉलर डिवैल्यूएशन की है उससे हमारे जो बैरूनी कर्जे बढ़ेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन कैसे कम होगी। और ये जो फूड इन्फ्लेशन में तो पाकिस्तान अब हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ पहुंच रहा है। ये सारी चीजों में अगर आप गौर करें तो सप्लाई साइड के बेसिक इश्यूज जो थे वो परसिस्ट करते हैं, और आप कॉस्ट पुश किए चले जा रहे हैं, टैक्सेस बेजा आपने लगाए हैं इस दफा भी। क्योंकि आप जो मैं अर्ज करता हूँ हमेशा कि आप देखें वहां 1.7 ट्रिलियन के अब इस साल एक्सपेंडिचर खड़ा है टैक्स का, यानी 1.4 से भी बढ़ गया है, ये वो बढ़ता चला जा रहा है। आप उसके किसी तरह से खत्म करने के मूड में नहीं है, और अवाम पे और बिजनेसेस पे आप उसका बोझ शिफ्ट करना चाहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर आप मजीद टैक्स का रेट बढ़ाएंगे। बेस आपसे नहीं बढ़ती है। आज देख लें 1 मार्च को जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट आई है उसमें फिर एक खौफनाक नंबर में कमी आई है, और प्रोपेगेंडा ये होता है जी टैक्स बेस वसी हो रही है। आप टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, विद होल्डिंग्स किए चले जा रहे हैं, बिजनेस अभी कमा रहे हैं। वैसे बिजनेसेस का आजकल बुरा हाल है, इंपोर्ट आपने बंद की हुई है कंट्रैक्शनरी पॉलिसी से, अब बिल्कुल मईशत का दिवालिया निकल चुका है। एक्सटर्नल फ्रंट पे आपके पास पैसे नहीं है देने को। आईएमएफ की शर्तें एक तरफ रखें या ना रखें मुझे दिलचस्पी नहीं, मगर मैं तो अपने मुल्क और अवाम की बात करता हूँ कि उनके फायदे के लिए क्या काम किया है। ये देख लीजिए अब इस हुकूमत को भी आए 11 महीने के करीब तो हो गए हैं, और कोई भी इन्होंने फंडामेंटल ऐसा काम नहीं इकराम किया साहब, जो जिसकी मेरा वजह सवाल था, से। आपने कहा महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मैं अगर पूछूं कि इससे क्या पाकिस्तानी रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा 300 बेसिस पॉइंट इजाफे से, या ये भी नहीं होगा कुछ इससे? कि ये भी बिल्कुल नहीं होने का। अच्छा। देखिए मसला ये है कि ये हमारा इशू जो बिल्कुल मिसकंसीव्ड है ऑन दी पार्ट ऑफ हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं। ना इनको मॉनेटरी पॉलिसी ना ही फिजिकल पॉलिसी के सिंक का कुछ पता है, ना इनको मारूजी हालात का कुछ पता है। ये सिर्फ इकोनॉमी को फर्दर तबाह किए चले जा रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी किए चले जा रहे हैं, रोजगार के मौके खत्म किए चले जा रहे हैं। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे सामने आई कोई नई नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे फिर आप एक ही चीजें करते हुए उससे कोई मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखे, तो ये इंसैनिटी है। ये तो आइंस्टाइन ने बहुत पहले कहा था। ये बातें तो हम बहुत दफा लिख चुके, बता चुके, पहले बयान कर चुके, मगर वहां उनका ये मसला है कि उन्होंने वही काम करने हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन्होंने इतना डिले किया आईएमएफ के प्रोग्राम को, उसकी क्या वजह थी? और वो 200 से कम लाने की बातें, आंखें दिखाने की बातें, उनके साथ डील करने के में अपनी महारत की बातें, यानी कैसे कैसे आप लबो लहजा इख्तियार करते। फिर ये कि आए ना आए जी गो टू हेल मेरी तरफ से। देखिए इस तरह की चीजों करने से, और जहां इस्लाहात की जरूरत है, जहां पे आपको 30% के करीब अगर आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करते, फिजिकल स्पेस निकालनी थी, आप टैक्स की एग्जम्पशन विड्रॉ करते, वो कोई काम नहीं करना है। अपनी जो गवर्नमेंट का साइज है वो बढ़ाते चले जाना है। ऑस्टेरिटी ऐसे कॉस्मेटिक मैयर के सिर्फ नाम पे दुकानें 8 बजे बंद करवा दें। कौन सी जगह दुकानें 8 बजे बंद हो रही है और होनी चाहिए? तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ना तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी है, ना हमारी कोई पैसे में इस्तेमाल, जो थोड़ी बहुत तो हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकती थी उसका भी मलिया मेट इन्होंने कर दिया। अच्छा, बिल्कुल और फिर जब आए हैं एक और सवाल इन्होंने। इकराम साहब, क्योंकि आपने कहा कि ना महंगाई पे इससे यानी जो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि अगर रुपया मुस्तहकम हो जाएगा इससे, तो वो भी आपको नजर नहीं आता क्योंकि आपकी डेट ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा हैं या प्रेशर बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल अकाउंट पे। तो ये बताएं कि ये जो आईएमएफ की शराइत हैं, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, हमने प्राइस एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं, हमने अपने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस करने की हम जो देख रहे हैं कोशिश भी सामने कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया है, फ्यूल प्राइसेस में एडजस्टमेंट कर दिए हैं, इसके बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो नहीं रहा। तो क्या ये कोई सियासत है इसके पीछे, या फिर ये आपको लगता है कि ये और कड़ी शराइत है? मसला कहां पर रुका हुआ है इकराम साहब? जी देखिए बहुत मेरे हिसाब से तो ये जो डिवैल्यूएशन भी पहले से सब डिसाइडेड है। जी। अब वो जाहिर है कि अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए ये बातें, इससे अलावा उन्होंने जो बहुत ड्रास्टिक जो है एक्सपेंसेस की रिडक्शन की बात की है उसको भी पब्लिक में नहीं लाया जा रहा है। तो इस वक्त उन्हें भी पता था कि पाकिस्तान की इस हालत तक पहुंचने में ये खुद मददगार साबित होंगे, और एक स्टेज ऐसी लाई जाएगी जहां पे हम इनसे फिर जो करेंगे करेंगे। इसमें सियासत भी है, मगर सबसे बड़ी बात हमारी अपनी नालायकी है। ये वही लोग हैं, आप देखिए कि आप वही चेहरे देखते हैं कि बार बार आईएमएफ के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं, और ये इन्होंने पीछे क्या किया उसकी कहानी भी हमारे सामने। आज जो लोग वहां बैठे हुए थे उनकी कहानी भी हमारे सामने है। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि जी हम तो बड़े माहिर हैं, हम तो बेहतरीन निगोशिएशन करते हैं। क्या बेहतरीन निगोशिएशन करते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपको फिजिकल अगर प्राइमरी सरप्लस चाहिए तो क्यों नहीं आप अपने ड्रास्टिक एक्सपेंसेस खत्म करते हैं और उनके जो वेस्टफुल हैं, और उसके अलावा अपनी टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ करते हैं। इसमें कौन सी मुश्किल चीज है? लेकिन उनके लिए मुश्किल फैसला क्या है कि अवाम की कीमतें बढ़ा दो, तेल की कीमतें बढ़ा दो, ये कीमत बढ़ा दो। ये मुश्किल फैसले हैं, ये तो
मेरा ख्याल है इससे बदतरीन फैसले तो हो नहीं सकते, इन्हें मुश्किल फैसले नहीं करना चाहिए, इन्हें बेवकूफ का फैसला कहना चाहिए। जब आप दूसरी रियलिटीज देखें, इतनी बड़ी हुकूमतें आपने देखें जिनका साइज और वो किस तरह की, ये सिर्फ सही। एक मरकजी हुकूमत के अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आप जरा वेस्ट का एलिमेंट देखिए कि इन लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि आम आवाम तो बेचारी दो वक्त की रोटी खाने से मजबूर है। और इनकी वीआईपी की यशियां देखें, इनके गोल्फ कोर्स देखें, इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो देखें, इनके जो मरात है वो देखें। ये जिन मुल्कों की ये हालत होती है माशी तौर पर, वहां इस तरह हुक्मरान रहते हैं। ये तो अजीब सी बात है। हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मगर ये नहीं, तो लेकिन ये फंडामेंटल मैं चीजों को आपसे ही पूछना आप चाह रहा था निगेट कर रहे हैं कि कि जी हम ये इतना इकराम साहब, डिस्काउंट। ये आईएमएफ जहां पर रुका हुआ है, ये हमारी फेल्ड नेगोशिएशन स्किल्स हैं, ये सियासत है, क्योंकि बहुत से लोग इसको लिंक कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से पाकिस्तान की, और या फिर ये कि हम ही नहीं कर पा रहे इस प्रोग्राम पे जो उनकी प्रायर एक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन। मसला कहां पर रुका हुआ है इकराम साहब? जी आप क्या तैयारी करके गए थे, आपको पता ही है। जो हमारी फिगर्स तक तो वहां उन्होंने चैलेंज की और बताया कि आप किस तरह की बातें करते हैं। ना तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स में ये कैपेसिटी है, ना ही सियासी लोग जो हैं उनको कोई फुर्सत है कि वो मिल बैठकर देखे, वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। सियासी में इस्तेकाम पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं। जिन्होंने निगोशिएशन करनी है उनकी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज का आप हम जानते हैं, वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने पहले भी एक प्रोग्राम जो मुकम्मल किया जिसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं, उसके अंदर कितने वेवर्स हुए। आपने सही फरमाया, उस वक्त तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि वेवर मिल जाते थे। अब ये ख्याल करना कि हमें वो वेवर मिलते रहेंगे, नहीं तो अब वो तो वेवर अब होने का चाहिए नहीं किस है। चीज पे और इकराम आपकी साहब? अपनी क्योंकि तैयारी तो कुछ की हम नहीं तो थी। प्रायर एक्शंस तकरीबन मान चुके हैं, ये एनआईआर वाली शर्त पे वेवर चाहिए। किस पर चाहिए हमें वेवर? के हमें नेट रिजर्व्स अपने पॉजिटिव जो दिखाने हैं वो उस पर वेवर चाहिए, क्योंकि हम शरह सूद बढ़ा चुके हैं, फिस्कल एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, प्राइस एडजस्टमेंट का वो जो हमने अनपॉपुलर डिसीजन लोगों पे बोझ डालना था वो डाल चुके हैं। तो उसके बाद अब वेवर किस चीज पे चाहिए उनके बोर्ड से हमें? जी जाहिर है, अभी जो इसके अंडरलाइंग बहुत सी चीजें हैं। मतलब अच्छा। मैं खुल के कहता हूं कि उन्होंने बहुत सख्ती से कहा है कि जी देखिए आप जो मर्जी कर ले, मगर जब तक आप अपना प्राइम बेस सरप्लस नहीं दिखाएंगे हमें, और उसके लिए एक तो ये अंदरूनी जो बात है, और उसके लिए आपको अपने अखराजात में बहुत ज्यादा कमी लानी होगी, और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंट पे आप हमें क्लियर कट बताइए कि आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी, और वहां से जो आप फंड अरेंज करने का कह रहे हैं, जी। और जो हद तक हम चाहते हैं कि एक सेफ सतह तक आप जो है वो जखायर पहुंचे, उसके लिए क्या प्रोग्राम है। पूरी इंपोर्ट बंद करके आपने मुल्क की इकोनॉमी का पहिया बंद कर दिया, क्योंकि ये आईएमएफ नहीं चाहता ये ऐसी चीजें, ये हमारी अपनी सही। बेवकूफी अच्छा, है। ये आपने और बड़ी उसकी इंपॉर्टेंट वजह से बात की कि देखिए कि पूरी मलिक बोस्तान साहब साथ हैं। मलिक बोस्तान साहब, आपका तजुर्बा, आपकी नॉलेज डॉलर रुपी पैरिटी के बारे में, वो आप उसकी रोशनी में हमें बताइए सर कि हुआ क्या है आज। ये अभी बात करें डॉक्टर इकरामुल हक साहब के, हमने इंपोर्ट पेमेंट्स रोक दी, क्या इस वजह से हुआ कि हमने इंपोर्ट को कर्व करने की कोशिश की और इनफॉर्मल मार्केट, ग्रे मार्केट फिर दोबारा बढ़ी, और फिर अचानक से आज जब आईएमएफ ने हमें प्रेशर किया ये इंपोर्ट पेमेंट्स रिलीज करें या आगे आप बैंक्स को बेचने दें डॉलर्स, तो ये अचानक प्रेशर है? ये हुआ क्या है बोस्तान साहब, आप समझाएंगे जरा नाजरीन को प्लीज? ये जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। और ये जो कह रहे थे ये मैं समझता हूँ इत्तेफाक है या हकीकत है, जी। ये तो अब हुकूमत ही बता सकती है कि 28 फरवरी तक ये जो आपने देखा हमारे $1 अरब के रिजर्व बढ़े, ये तो आपने सबके सामने मौजूद है जी। डेटा। और वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि एक्सपोर्टरों ने अपनी प्रोसीड रोकी हुई थी जो कि ड्यू थी, और स्टेट बैंक ने उनको वार्न कर दिया था कि 28 फरवरी से पहले पहले हर हालत में ले आए, वरना हम जिस दिन की आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड ई बैंक ई फार्म किया होगा हम उस दिन का वो रेट लगा देंगे। तो वो उन्होंने बड़े पैमाने में सिलेंडर किया, जिसकी वजह से रिजर्व बढ़े। और जो ही सप्लाई बढ़ी हुई थी, डिमांड पूरी हो रही थी, जो ही डिमांड सप्लाई कट हुई और डिमांड जो है फिर वो उसी तरह वापस खड़ी हो गई। और आज आईएमएफ का ये जो आपने टिकर भी पढ़ा होगा, तमाम सोशल मीडिया में आ रहा था जी कि आईएमएफ ने हुकूमत से ये डिमांड कर दी है कि आप अफगान बॉर्डर पे जो रेट ट्रेड हो रहा है उसके मुताबिक करें। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर इस तरह का, मैं समझता हूँ हुकूमत को इसकी तरदीद करना चाहिए, इस पर किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब उस मुल्क के साथ हमें फॉलो करने का कहा जा रहा है जिस पे इकनॉमिक सेक्शन है, जिसके अकाउंट फ्रीज हैं, जिसका दुनिया से कोई सफारती तल्लुकात नहीं है, उनके पास तो डॉलर है नहीं। उन्होंने डॉलर जरूरत को पूरी करने के लिए हर हालत में 20 से 30 रुपए ज्यादा ही रेट रखने हैं। उसकी मिसाल में आपके सामने, जब पाकिस्तान का इंटर बैंक 250 था तो उन्होंने 280 किया, हुकूमत ने 280 किया तो उन्होंने 300 कर दिया। अब हुकूमत ने 250 वापस जो 270 से दोबारा उठाया है उसको 285 पे, तो आज उन्होंने 305 कर दिया है। तो ये इस दौड़ में अगर हम शामिल होंगे तो फिर पाकिस्तान के रुपए का तो जनाजा ही निकल जाएगा, फिर दफनाने की जरूरत रह जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमें इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए हुकूमत को, और आवाम को भी मैं समझता हूँ कोशिश करनी चाहिए। मैं उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ आपके मीडिया तवज्जुह से
खुदा के लिए रुपए में इन्वेस्टमेंट करें, इतना हाई रेट हुकूमत ने दिया IMF के दबाव पे आके, और 20 रुपये बहुत ज़्यादा रेट है, और उसमें भी आप डॉलर खरीद रहे हैं तो फिर आपके अकल पे मातम किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के जिनके बाहर डॉलर और वो डॉलर बाहर पड़े हैं और वो पाकिस्तान लेके आए हैं। अभी सराज लक साहब ने कुछ लोगों के तो नाम भी दिए हैं, उनके 4,000 अरब रुपए के डॉलर बाहर हैं, जो कि खरबों डॉलर बनते हैं। वो अगर ले आते हैं तो पाकिस्तान अपनी मैशत पे खड़ा हो जाता है। आपको इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान 9% आपका कर रहा अच्छा है, बुस्तान अल्लाह साहब, के आपने बंदो, एक जो बात पूरी की है दुनिया में 2 कि से ये जो 3% कर शर्त रहा है, तो सर ये तो अफगानिस्तान वाली जो शर्त है ये तो प्योरली सियासत है। इसका मतलब अगर ये कि हमें हमारी अफगान पॉलिसी की वजह से हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, अगर ये बात है जो सर आप बता रहे हैं, तो ये सियासत हो रही है हमारे साथ, फिर क्या हो रहा है? ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ये तो पाकिस्तान की मजबूरी से नजायज फायदा उठाया जा रहा है। मैं सही। समझूं अच्छा सर, पाकिस्तान ने एक ब्रेक दुनिया ले को लेते हैं, इसके महफूज बाद सर बनाने के इस लिए नुक्ते पे मजीद अपने बात आप करते को हैं। एक ब्रेक तबाह के कर बाद अगर ब्रेक लेते हैं, अहमद चुनॉय साहब से भी बात करते हैं इस बारे में। मलिक बोस्तान साहब, इकराम मलिक साहब भी साथ हैं। आज जो हुआ, अभी आपने सुना, मलिक बोस्तान साहब भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हो रहा है, और ये अगर इसी तरह प्रेशराइज किया जा रहा है कि अफगानिस्तान का रेट फॉलो करें, तो ये और ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आफ्टर दिस ब्रेक सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। आज रुपी डॉलर पैरिटी या रुपी एक्सचेंज मार्केट में जो कुछ हुआ, ये डिजास्टर, इसके पीछे क्या वजूहत थी, इसको बेनकाब कर रहे हैं। अहमद चुनॉय साहब, मलिक बोस्तान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। ये कितनी अलार्मिंग बात है अगर हमें कहा जा रहा है कि उनके रेट से लिंक कर दिया जाए, और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हम खमियाजा भुगत रहे हैं, या फिर आपको लगता है वाकई में ये शराइत हैं, ये NIR वाली शराइत या आपकी जो फिस्कल साइड पे शराइत हैं, ये उस वजह से हम डिले का शिकार हैं? क्या लगता है आपको चुनॉय साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें अहम हैं। इस वक्त जो मुल्क में पॉलिटिकल हालात हैं, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि IMF की जो कंडीशंस हैं वो भी इसमें भी डिले हो रहा है। फिर IMF के जो लोन्स हैं उसमें भी बहुत डिले हो रहा है। मजबूरन जो है वो मैं समझता हूँ कि डॉलर की पैरिटी को जो है वो अनप्लग कर दिया गया, और इसमें इतना बड़ा फ़र्क जो आज आया है वो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, पूरी मुल्की मईशत के लिए, मैं समझता हूँ तमाम आवाम के लिए जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया बन जाता है। आज जो इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 67% रिडक्शन आया है। जो हौसला अफजा बात है वो भी साथ साथ कर लें। मैं समझता हूँ कि $23 बिलियन की पेमेंट थी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, और उस $23 बिलियन में हमने $9.8 बिलियन तो पेमेंट कर दी है। $6 बिलियन जो है वो रोल ओवर हो गया है। बाकी जो बचा है उसमें से $4.3 बिलियन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि रोल ओवर हो जाएगा, उसकी बातचीत हो चुकी है। और इसके बाद जो बच जाता है वो सिर्फ $2.9 बिलियन बच जाता है। तो आज पाकिस्तान की ये फ्यूचर की अगर माशी हालत देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कोई बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात नहीं है। लेकिन जाहिर है रिजर्व्स कम है। IMF का जो है वो एग्रीमेंट डिले पे डिले होता जा रहा है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों डिले होता जा रहा है? आती है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, डिले क्यों हो रहा है? कोई नई चीज़ निकल आती है। तो डिले होने की मैं सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। आज मैं बड़ा फ्रैंकली कहता हूँ कि डिले होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉलिटिकल हालात हैं कि किसी चीज़ पर भी कोई कॉन्फिडेंस, कोई ट्रस्ट लेवल जो है वो बाहर वालों का आ नहीं रहा हमारे ऊपर। हम मौजूदा करंट पॉलिटिकल हालात को जो है वो बेहतर बनाने की बात कर लें, ये समझ लें कि आज हम मुल्क के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। हम अपनी ज़ातियात से बालातर होकर सोच लें कि मुल्क के लिए अगर सर्वाइवल करना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लानी होगी, और साथ साथ ये भी लाना होगा कि जो माशी असलाहत हैं जिसको हम इतना डिले कर चुके हैं कि मैं समझता हूँ जितना डिले करते जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। तो वो माशी इस्लाहात जो कर गुजर रहे हैं 24 घंटे में कर गुजरे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस काबिल हो चुकी है कि ये सारे शौक़ बर्दाश्त कर ले, और इस सारे शौक़ बर्दाश्त करने में आज मैं बरमला कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो निचला तबका है वो इतनी बुरी तरह पिस जाएगा कि उसकी आपकी सोच है। दूसरी बड़ी बात, जब ये हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, आज तकरीबन 300 पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए। मैं हमेशा बड़ा वोकल हूँ, आपके तमाम प्रोग्राम में ये बरमला कहता हुआ आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे मैनेजर्स बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो है वो इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता। वो इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमारी
आज भी 50% से ज़्यादा ग्रे इकोनॉमी है। जहाँ ग्रे इकोनॉमी होगी वहाँ पर ये इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आ सकेगा। आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो लोगों का, मैं समझता हूँ कि म्यार ज़िंदगी बेहतर होगा, लोगों का काम जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगा। एक एक करके एक एक करके मैं एक समझना चाह रहा हूँ। आप पहले एक बात ये कि आपने कहा कि मुल्की सियासत या मुल्क में जो अफरा तफरी या बेचैनी या अनसर्टिनिटी है, इस वजह से IMF का मुआहिदा नहीं हो रहा। तो सर ये मतलब क्योंकि अभी वजीर खजाना तो ये कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते कर लेंगे और ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, तो आपको लगता है फिर ये अदालती फैसले और दीगर मामला तो फिर इलेक्शन होंगे 90 दिन में, नहीं होंगे 50 दिन में होंगे, क्या इस वजह से हो रहा है? और अगर इलेक्शन हो जाए तो फिर तो ज्यादा सोल्यूशन है ये इलेक्शन कर ले फिर, ताकि IMF को ये सर्टेनिटी आ जाए कि एक हुकूमत आ गई है नई मैंडेट के साथ। देखिए, IMF ये चाहती है कि जी ये गवर्नमेंट इसके एग्रीमेंट को ऑनर करेगी। पिछला एग्रीमेंट भी जो है वो ऑनर नहीं हुआ, इस पर काफ़ी बहस हुई और इसके बाद ये तय हुआ कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे, वो इस एग्रीमेंट को ऑनर करेंगे। क्योंकि IMF का एग्रीमेंट अगर $1.25 या $1.5 बिलियन का है तो उसके पीछे $15-20 बिलियन हैं जो आने हैं पूरी दुनिया से हमारे पास। तो हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ये प्राइम हमारी कंडीशन है कि इस कंडीशन को हमें मीट करना है। जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो जुडिशरी के फैसले हैं, जो इस वक्त अफरा तफरी का एक निज़ाम मचा हुआ है, ज़ाहिर है उसमें कहीं भी किसी भी फॉरेनर को जो है वो ट्रस्ट लेवल नहीं आएगा। ये ट्रस्ट लेवल डेफिसिट है जिसकी वजह से हम ये सारे हालात देख रहे हैं। मैं आज फिर कहता हूँ कि तमाम कुव्वतों को बैठकर मुल्क की माशी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, वरना ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि ये गरीब लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आएँ। आज इन गरीबों पे जो इफेक्ट जा रहा है, नहीं तो आज करेंसी मार्केट में क्या हुआ है फिर? साथ में साहब ये क्या हुआ है? ये भी अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल की वजह से हुआ है या फिर ये हमने इंपोर्ट पेमेंट जो रोकी हुई है उस वजह से एकदम ये जो IMF ने कहा तो एकदम हमें उसका प्रेशर आ गया रुपये के ऊपर? क्या हुआ है ये चुनाव साहब? देखिए, बात यह है IMF ने जो कहा है, ज़ाहिर है प्रेशर तो आएगा कि जी आज होता है, कल होता है, अगले हफ्ते होता है। और फिर इंटरनली भी जो है वो हमें एक ट्रस्ट लेवल के डेफिसिट है कि पता नहीं ये एग्रीमेंट नहीं हुए तो डॉलर रेट जो है वो 400 पहुंच जाएगा, 350 हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा इस तरह की स्पेकुलेशन को रेज देती हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जितनी भी कंज्यूमर आइटम्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं समझता हूँ इतनी जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं कि अगर डॉलर रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, दूसरी अपना फ्यूल बढ़ जाता है, आपका एनर्जी बढ़ जाती है, इससे जो इफेक्ट आता है उनकी पर पीस प्रोडक्शन पे, उससे ये डबल मुनाफा लेके जो है वो बाज़ारों में माल बेचते हैं और डबल महंगाई कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन तमाम प्रोड्यूसर्स को इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि हम उतना तो कॉस्ट ज़रूर बढ़ा दें कि आपकी इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, कि आपको जो है वो जो राइज़ हुआ है वो उसका नेमो बदल मिल जाए। मगर ये नहीं हो सकता कि अगर 10 रुपये किसी चीज़ की आपकी कॉस्ट बढ़ी है और आप 15 रुपये या 20 रुपये पब्लिक से ले लें, मैं समझता हूँ ये सरासर ज्यादती है। लेकिन तीन बातें हो गई हैं, सोचना चाहिए। अहमद साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन इकराम उल हक साहब ने जिस तरह कहा कि कुछ हमारे NIR की शराइत, हमारे जो एक्सटर्नल साइड पे शराइत है, फिजिकल साइड पे शराइत है जो हम पूरी नहीं कर रहे हैं, शायद इस वजह से रुका हुआ प्रोग्राम। आप कह रहे हैं दाखिली सियासत एक वजह है, और मलिक बोस्तान साहब जो बता रहे हैं कि वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से हम मुतासिर हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनमें से कौन सी वजह, या तीनों वजह, मलिक बोस्तान साहब पहले आपकी तरफ आऊंगा सर, आप बताइएगा क्या वजह क्या है इनमें से, इन तीनों में से? सबसे बड़ी वजह तो हमारी अपनी माशी और सियासी कमजोरी है, जिसकी वजह से दुनिया का हम तमाशा बने हुए हैं। हम खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारे। हमारे सियासतदानों को जो है वो एक जगह बैठने को तैयार नहीं है, और पूरी कौम की जो उम्मीदें इन पे लगी हुई हैं, लेकिन वो तमाम उम्मीदों में पानी फेर रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो आज ये मैंने बताया ना, IMF ने ये शर्त आयद कर दी है अवान ट्रेड जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके मुताबिक है, तो ये तो बहुत नेगेटिव खबर है। और इसके अलावा पाकिस्तानी अपना पैसा जो कि इतना कहने के हाई इंटरेस्ट रेट 20% बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी तरह भी पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट नहीं करेगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। और आपके तुर्की की मिसाल आपके सामने, उनके इतना बड़ा जल्जला है, इतनी हलाकतें हुई, इतना नुकसान हुआ, उन्होंने 4% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। तो IMF ने हमें डंडे के जोर पे जो है ये इंटरेस्ट रेट बढ़वाया, और अचानक बढ़वाया, ड्यू डेट से पहले बढ़वा दिया। तो हमें अब होश के नाखन लेने होंगे, हमारे लोगों को खुदा के लिए डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, पाकिस्तानी रुपए में करें, और जिनके पास डॉलर पड़े हैं वही ले आए, और उसी पाकिस्तानी 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं। अगर 200 अरब डॉलर भी 200 डॉलर भी भेजे, 2 अरब डॉलर एक महीने में इजाफा हो सकता है। तो हर आदमी कौमी एक जज्बे के तहत बैंकिंग चैनल से अगर पैसे भेजते हैं तो हमारे
$2 की पहले वर्किंग रेट से 2 अरब बढ़ जाती, $4 अरब हमारी बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान की इकानमी को सहारा मिल जाएगा। अभी आपने देखा पाकिस्तान सर, ये तो आप बता रहे हैं मुस्तान साहब कि लोग ये करें, हुकूमत के पास रास्ता क्या है? अगर ये शर्त है कि अफगानिस्तान से आप लिंक करते हैं तो हुकूमत के पास रास्ता क्या है? हुकूमत इस बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता है हुकूमत के पास, मुस्तान साहब? देखिए चनाई साहब बिल्कुल बजा फरमाए थे, हुकूमत के पास एक ही रास्ता IMF की तरफ से खुलता है, वो दरवाजा खुलेगा तो बाकी दरवाजे खुलेंगे, $22 अरब और आपको मिल जाएंगे। हुकूमत का अब तो हमारी हुकूमतों की सबसे बड़ी कारकर्दगी यही होगी कि कितने लोन ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं, ना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोई देखा जा रहा है, ना इम्पोर्ट घटाने के बारे देखा जा रहा है। एक ही नारा है कि कितना हमें डॉलर मिलेगा तो हम मुल्क चलाएंगे और कर्जे अपने उसी से अपना हुकूमत चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ IT का सेक्टर ऐसा है पाकिस्तान के लिए, 40 लाख पाकिस्तानी है, इंडिया IT से $180 अरब कमा रहा है, तो हम क्या 10-20 अरब डॉलर नहीं कमा सकते? हमने लोगों को क्या करना है? इंटरनेट कनेक्शन देना है और एक आपने उनको लैपटॉप देना है और उनको थोड़ा नो देना है IT के बारे में। तो अल्लाह करे पाकिस्तान ये ऐसा शोबा है कि पाकिस्तान को जो है एक हफ्ते में पेमेंट वापस आ सकती है। तो इसी को हमने करना है, अपने ज़राअत को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। वही रवायती एक्सपोर्ट है, रवायती लोग हैं, नए लोग आ ही नहीं रहे, डिजिटल का दौर है, हमने कोई मैनुअल पॉलिसी अभी तक रखी हुई हैं। जब तक हम वैल्यू एडेड में, एक्सपोर्ट में, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे तो हम किसी तरह भी तरक्की नहीं कर सकते। अब तो लोग हमें उधार दे दे के थक गए हैं, लेकिन हम नहीं थके मांग के। आपने कहा कि हुकूमत अब वही उसकी कामयाबी है जो जितने अच्छे कर्जे ज्यादा ले सके वही कामयाब है हुकूमत, क्योंकि और तो कोई तवज्जो है नहीं। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। साहब, इकरामुल हक साहब, मलिक हुसैन साहब, एक ब्रेक देते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मचा देगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतल्लिक। महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जो CPI के नंबर्स आए हैं उसमें एक माह के दौरान महंगाई की शरह में 4.32%, जबकि मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह जो एक साल के दौरान ईयर ऑन ईयर इजाफा है वो 31.55% है। और इससे पहले अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% हुई थी। जुलाई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान महंगाई की शरह 26.19% रिकॉर्ड हुई। शहरों में महंगाई की शरह माहाना 4.54, देही इलाकों में 4.01। इजाफे के बाद मजमूई शरह 31.55। मुख्तलिफ चीज़ों में इजाफा हुआ कीमतों में। लेकिन इकरामुल हक साहब, ये शर्त किस तरह की शर्त है कि अफगानिस्तान के रेट से आप हमें लिंक किया जा रहा है, और ये हम इनफॉर्मल ग्रे चैनल्स को ख़त्म कर नहीं सके, ना ब्लैक मार्केट पर क्रैकडाउन कर सके, तो अब हमें ये कहा जा रहा है कि उस रेट को फॉलो करें। ये कितना हर्ट करेगा हमें मजीद? इकराम साहब, ये तो जाहिर है कि हमारे लिए बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल आगे पैदा हो चुकी है और मजीद करेगा। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो मुसलसल जिस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अवाम की फिक्र तो उनको बिल्कुल नहीं है, हम मुल्क की भी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अब हम प्रोग्राम्स में बैठकर तबसरा तो करते हैं, मगर हम ये भी कहते हैं जी वो एक मेज़ पे इकट्ठे हो जाएं, बात करें मुल्क की खातिर। मगर ये बात जो है आप उनके जहनों तक भी पहुंचना, उनके कानों तक पहुंचना क्या ऐसी कोई मुश्किल बात है? मगर उन्होंने फैसला किया हुआ है कि उन्होंने बात नहीं करनी है। इस कमजोरी का फायदा हमारे अंदरूनी लोग जो होर्डिंग करते हैं, जिनके पास मनी पावर है, अब जो हमारे लोग जो जराए पैदावार पे जिनका कब्जा है वो तो करते ही करते हैं, मगर बैरूनी ताकतों को भी बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि वो हमें नीचा दिखाएं और ये साबित करें कि ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रियासत है। पूरी रियासत का जो तासुर इस वक्त पैदा हो रहा है, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, वो ये है कि हमारे ऊपर जो पूरी दुनिया का एतमाद है वो खत्म होता जा रहा है। हालांकि ये एक बिल्कुल हकीकत है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी तरह का डिफॉल्ट करे, मगर हमें खुद हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हुक्मरान हैं, मरात याफ्ता तबके हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी बातों को सच कर दिखाएं। बहुत पहले से ये बहस चलती थी कि पाकिस्तान एक वायबल स्टेट नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है यहाँ के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े मेहनती हैं, उन्होंने अपने मेहनत से साबित किया। बड़े बड़े हम पे मुश्किल वक्त रहे, जब हम दहशतगर्दी की जद में थे वहां भी लोगों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। हमारे बिजनेसमैन, हमारे लोगों ने तो पूरी कोशिश की, मगर हमारे ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि फिर वो अगर आकर हमें ये कहें कि जी देखिए आपसे एक बुनियादी शर्त तो पूरी नहीं होती कि आप अपना फिजिकल डेफिसिट 4% पे ले आए, या आप अपना प्राइमरी सरप्लस तो ठीक कर लें जितनी आपकी
आमदनी उसके अंदर तो रहना। अब ये आमदनी के अंदर कौन नहीं रहना चाहता? आप मुझे बताइए, 3.9 जो इस वक्त ट्रिलियन का हमने बजट में रखा था डेट सर्विसिंग, अब वो जब 5.5 अगर, और ये आज के बाद तो मेरा ख्याल है 6 ट्रिलियन पे, अगर 6 ट्रिलियन आपने सूद में अदा कर दिया तो FBR अगर 7.7 या 8 ट्रिलियन भी इकट्ठा कर ले सूबों को देने के बाद 57.5%, उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो डिफेंस की नीड्स भी पूरी कर सकें। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह है कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान, कोई किसी खास हुकूमत की इस बात नहीं कर रहा, सभी के सभी जो है इतनी सादा सी बात उनको नजर नहीं आ रही कि हम अगर अपना डेट और एक्यूमुलेट करेंगे तो क्या हमारे इतने रिसोर्सेज हैं कि हम डेट सर्विस, फिर इसका मतलब ये है कि कर्जों पे इसको अदा करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी सूद की अदायगी के लिए भी आप मजीद कर्जे लेंगे। तो बहुत से मुल्कों की मिसाल दी जाती है, जी वहां तो 250% GDP का रेशो है डेट का। भाई उन मुल्कों की आप इनकम भी जरा देख लिया करें, उनकी पर कैपिटा आमदनी भी देख लिया करें, अपने मुल्क की आप जरा ये हालात भी देख लें कि मैं सिर्फ सादा से आपको बजट में से फिगर्स पेश कर रहा हूं कि आपकी तो इतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं रही, बाकी को तो छोड़े कि आप अपना डिफेंस भी जो है वो अपने पैसों से कर सके, वो भी अगर आप उधार पे करेंगे तो क्या वायबिलिटी? ये तो नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, ये IMF का मसला भी हमारी अपनी सर्वाइवल, अपनी सोच समझ का मसला है। और दूसरी तरफ कौन से मुल्क है जहां लोगों की क़ुव्वत खरीद को तबाह करना, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना, इंपोर्ट बंद करना, ये अक्लमंदाना फैसले समझे जाते हैं, ये अक्लमंदाना पॉलिसी समझी जाती है। यानी आपके सामने बांग्लादेश ने जैसे देखा कि उनके रिजर्व्स की पोजीशन आने, हालांकि उनकी रेमिटेंस हमसे बेहतर है, उनकी एक्सपोर्ट हमसे बेहतर है, उनको अपफ्रंट पैसे दिए हैं अपना IMF ने बगैर किसी शर्त के दिए हैं। तो हमारी अब ये देखिए एक इकोनॉमी के अंदर ताकत। ठीक है, मैं अहमद चुना साहब आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा इस पे जो अभी बुस्तान साहब कह रहे थे, और ये जो शर्त है जिस पे अभी बात ये भी कर रहे हैं इकराम उल हक साहब, आपके नज़दीक ये किस तरह की शर्त है और हमें इस पर आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है हमारे साथ हमारी अपनी गलतियों की वजह से? अहमद चुना साहब देखिए, जब हम इस शर्त की बात करते हैं तो कोई इस किस्म का ऑफिशियल वर्जन आया नहीं आया एग्जैक्टली। मे बी लोगों ने प्रिजम्पशन ये कर लिया है कि इसकी वजह से ये हो गया है। ऑफिशियल लेवल पे ऐसी कोई बात ना मीडिया में आई है, ना कोई प्रेस रिलीज आया है कि हम ये इसलिए करने जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, कोई ना कोई वजह ज़रूर बनती है जिसकी वजह से ये सारा टर्मोइल होता हुआ नज़र आ रहा है। हम अब ये चाहेंगे कि हुकूमत को ये चाहिए कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर बैठकर एक्चुअल सूरत हाल की बात करें कि ये मुल्क की एक्चुअल इकनॉमी की सूरत हाल है। अभी मैं इकराम साहब का सुन रहा था तो हमारी डेट रीपेमेंट तो क्या, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट भी जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल डेट्स मिला लें तो 7-7.5 ट्रिलियन के 7-7.5 बिलियन के करीब चली जाती है। इसके बाद क्या हमारा कलेक्शन है और उसके बाद सुबह को क्या चला जाता है और उसके बाद फिर ज़ाहिर है हमारी डिफेंस बजट की कीमत भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो माइनस बटा माइनस में ही है, हमारी कहीं भी इकोनॉमी जो है वो आगे मूव होती नज़र नहीं आ रही अगले 2-3 साल। हाँ, मूव जब होगी जब हम ये सब्सिडीज़ का एक जो बेहंगम तमाचा लगाया हुआ है कि $30 की गैस इंपोर्ट करके $4.5 में हम अपने लोगों को दे रहे हैं, जो अभी थोड़ी बढ़ा भी दिया आपने, ये जब तक नहीं होगा कंपनी हमारी लॉस में चलती रहेगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम कम से कम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर लें। यहाँ एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमें ये सारे रैशनल्स लेने पड़ेंगे, सारी सब्सिडीज़ को डू अवे करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को, जो तमाम पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग द बिज़नेस कम्युनिटी, उसको बैठकर मशवरे के साथ जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आनी चाहिए। और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आ जाएँ, उस प्लानिंग को जो है वो ना छेड़े। मैं समझता हूँ कि आज ये मौका आ गया है कि बिज़नेस कम्युनिटी को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये कुर्बानी जब तक नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि आगे जो है वो एक गहरी खाई है और हमें उस खाई से बचने के लिए जो है वो रास्ता तलाश करना है। ये नामुमकिन बात नहीं है, बात मुमकिन है अगर हम बैठकर इस पे बात करें, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ दें, अपनी अना को छोड़ दें। बिज़नेस कम्युनिटी जो बेतहाशा प्रॉफिट कमा रही है पिछले 4 साल से, आप देखें तो सही सफ़ान भाई, जो लिस्टेड कंपनीज़ के प्रॉफिट्स हैं, चाहे उसमें कोई भी सेक्टर ले लें, फर्टिलाइज़र ले लें, टेक्सटाइल्स ले लें, केमिकल ले लें, IT ले लें, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 200 बिलियन से 2000 बिलियन पहुंच गए, 20 बिलियन से 200 बिलियन पहुंच गए। तो ये
बैंक्स के जो मुनाफे हाँ हैं, बैंक्स भी बिल्कुल जो और इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने से टी-बिल्स में पैसे लगे दो हैं लोग उन्होंने। हैं जो सबसे टॉप लिस्ट पर हैं, मेरे पास उसकी लिस्ट मौजूद है। एक तो बैंक्स हैं और दूसरे आईपीपीज हैं। देखिए कोई 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 इसमें जो है रैशनल नहीं है। आज ये बैंक्स जो हैं या आज ये आईपीपीज जो हैं और इसके बाद जो दूसरे सेक्टर्स की मैंने निशानदेही की है, उनको चाहिए कि आगे आएं, मुल्क के लिए कुर्बानी दें। उनको मुल्क ने बहुत कुछ दे दिया है, तो ये देने के बाद आप फिर ये कहें कि मैं डिविडेंड भी नहीं दूंगा, मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के